नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नोबल IITian पे। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ हर एक क्वेश्चन की जो आपने मुझसे पूछा था, चाहे वो किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में हो। मैंने ट्राई किया है कि आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस थे, उनका जवाब मैं बहुत ही क्लियरली इस वीडियो में दे पाऊँ। मैंने सभी के क्वेश्चंस लिए हैं, कई क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत बार पूछे गए थे, तो मैंने उन सबको भी कंसिडर किया है। हर एक क्वेश्चन को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पर। सबसे पहला क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है, एग्ज़ाम सिलेबस। एनएचपीसी ने कोई भी एग्ज़ाम सिलेबस ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया है, तो फिर हमें पढ़ना क्या है? आपको एसएससी जेई से रिलेटेड जो आप सिलेबस फॉलो करते हैं डिप्लोमा लेवल पे, आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है। सपोज़ एग्ज़ाम ओरिएंटेड पेपर नहीं आया या फिर एसएससी जेई सिलेबस से ओरिएंटेड पेपर नहीं आया, कोई पेपर आउट ऑफ द बॉक्स आता है, तो वो सभी के लिए आना है। आप कोई स्पेशल कैंडिडेट नहीं होने वाले, क्योंकि एग्ज़ाम जो है मेरिट बेस है। ये 10th-12th के एग्ज़ाम नहीं है कि 33 मार्क्स से कम आ गए तो फेल है। सिलेक्शन टॉप लोगों का होना है। जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आने हैं, अगर सपोज़ बाई चांस 1% भी आता है आउट ऑफ सिलेबस, वो सभी के लिए आउट ऑफ सिलेबस है, आपके लिए नहीं है। तो उस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है कि सिलेबस क्या है, क्योंकि सिलेबस किसी को भी ऑफिशियली नहीं दिया गया है। सिलेबस आप एसएससी जेई का फॉलो करें, बेस्ट होगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन है एग्ज़ाम डेट। एनएचपीसी ने कोई भी एग्ज़ाम डेट अभी डिक्लेयर नहीं करी है, ना ही उनके शेड्यूल में है। 16 नवंबर तक के शेड्यूल में उन्होंने इस एग्ज़ाम को मेंशन नहीं किया है, और उसके बाद का अभी तक शेड्यूल बना नहीं है। जब उसके बाद का शेड्यूल बन जाएगा और उसमें उस एग्ज़ाम को अगर उन वो लोग एंटर करेंगे तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। इसलिए एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा टाइम आने पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एनएचपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। एनएचपीसी ने लास्ट टाइम जो दो एग्ज़ाम कराए हैं, एक 2015 में कराया है और एक 2018 में कराया है। 2015 वाला और 18 वाला दोनों ऑफलाइन मोड थे, और दोनों के क्वेश्चन पेपर उन्होंने बाहर लेके नहीं जाने दिए थे। और वैसे भी वो ऑफलाइन मोड थे और कंडक्टिंग बॉडी अलग थी, तो उस पेपर से और इस पेपर में जो अब होने वाला है कोई रिलेशन नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है, वो बिल्कुल एक स्क्रैप की तरह है आपके लिए। आपका जो अब पेपर आने वाला है, अब कंडक्टिंग बॉडी ही डिफरेंट है, वो अपने हिसाब से मैनेज करेगी। क्वेश्चन 4, कट ऑफ। इस कट ऑफ से रिलेटेड मेरे पास कई क्वेश्चन आए, दो कैटेगरी में थे। एक थे लास्ट ईयर की कट ऑफ, और कुछ महारथी ऐसे थे जो कह रहे हैं इस साल कट ऑफ कितनी जाएगी। लास्ट ईयर की कट ऑफ की बात करें तो एनएचपीसी ने कोई भी कट ऑफ डिक्लेयर नहीं करी थी, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट दी थी, और इवन किसी को भी नहीं पता क्या कट ऑफ थी। जिन्होंने आरटीआई डाली थी उन लोगों को पता होगा कि क्या कट ऑफ थी, और आप भी आरटीआई डाल के कट ऑफ पता कर सकते हैं। मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं कि लास्ट टाइम क्या कट ऑफ गई थी। अब बात करें इस साल की कट ऑफ। जो महारथी इस साल की कट ऑफ पूछ रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है वो किस मैच्योरिटी से एग्ज़ाम देने वाले हैं। जिस एग्ज़ाम का ना पेपर हुआ है, ना ही कुछ आइडिया है, एक फॉर्म भरने से आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कट ऑफ क्या जाने वाली है? ये बहुत रिलेवेंट और इमैच्योर क्वेश्चन है। आपको इसमें आपको अपने एटीट्यूड में थोड़ी मैच्योरिटी लानी पड़ेगी अगर सिलेक्शन चाहिए। अगर आप अपने मेंटल लेवल से मैच्योर नहीं हैं, आप इतना खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि बिना एग्ज़ाम हुए कोई कट ऑफ कैसे बता सकता है और इवन गैस भी कैसे कर सकता है, तो आपको ज़रूरत है थोड़ा अपने ऊपर काम करने की, और थोड़ा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कि हाँ, क्या चीज़ पॉसिबल है, क्या चीज़ फिजिबल है और क्या नहीं। आपका टारगेट सिलेक्शन होना चाहिए। कट ऑफ वगैरह ये सब चीज़ें बात की बात हैं। ये कंडक्टिंग बॉडी ने आपसे पैसे लिए हैं एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के, वो डिसाइड कर लेगी। आपको सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम देना है, बाकी किसी भी चीज़ में आपका कोई रोल नहीं। आप बेटर है उस चीज़ पे फोकस करें कि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो, क्योंकि बाकी चीज़ें आपके कंट्रोल में है ही नहीं। कितने फॉर्म्स आए हैं, आरटीआई, कई सारे लोगों ने आरटीआई डाली थी, पर एनएचपीसी ने किसी भी आरटीआई का डायरेक्टली रिस्पॉन्ड नहीं दिया है कि कितने फॉर्म्स आए हैं। और वैसे भी जो भी कंपटीशन है वो टॉप 500 लोगों में होता है। फॉर्म 25,000 भरें या 50,000 या 1 लाख, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। सिलेक्शन के लिए आपको टॉप 500 से हमेशा फ़ाइट करनी है। अब आपको पता होगा आपका लेवल क्या है, किस लेवल की आपकी तैयारी है, उस हिसाब से आप अपना कंपटीशन देख सकते हैं। हर इंसान जिसने फॉर्म भरा है वो कॉम्पिटिटर नहीं है। फॉर्म सस्ता होता है, सब भरते हैं, एक ट्रेंड है। कंपटीशन उन 50,000 लोगों से है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ उन 500 लोगों से है जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो सीरियस है अपने गोल को लेके। और वो टाइम टू टाइम लोग चेंज होते रहते हैं, सिलेक्शन होता रहता है, कुछ क्रीम आगे जाती रहती है और नए बच्चे आते रहते हैं। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इन फॉर्म कितने फॉर्म आए कितने नहीं आए उनकी टेंशन मत लिया करो, अनटिल अनलेस वो
आपका एग्ज़ाम कोई एक्सपीरियंस बेस्ड एग्ज़ाम ना हो, क्योंकि जहाँ एक्सपीरियंस आ जाता है वहाँ पर आपके ये सारी चीज़ें कंसिडर होने लगती हैं। अगर आप एज अ फ्रेशर कम्पीट कर रहे हैं तो आपको टॉप 500 मिलने ही वाले हैं, आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको उन टॉप के 500 लोगों से कम्पीट करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनएचपीसी जेई का लास्ट एग्ज़ाम कब हुआ था? एनएचपीसी ने प्योरली जो एनएचपीसी ने अपने लिए अंडर एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था वो 2015 में कराया था। उसके बाद 2018 में उसने अपनी जॉइंट वेंचर चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था, जो मैंने भी दिया था, और उसी के बाद मैं आज इस ऑर्गेनाइजेशन को सर्व कर रहा हूँ। जो एग्ज़ाम उस टाइम हुआ था उसमें जे का कोटा था, मतलब जितनी भी सीट्स थी मिनिमम 50% सीट जे को जानी थी और बाकी के लिए जनरल कैंडिडेट की तरह हर कोई फाइट कर सकता था। जॉब लोकेशन एंड लाइफस्टाइल, अगर मैं बात करूं जॉब लोकेशन की, तो मैक्सिमम पोस्टिंग जो है एनएचपीसी की वो जे, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम, वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट, और एक पोस्टिंग आपकी कॉर्पोरेट ऑफिस फरीदाबाद आती है जो आपको मिलेगी नहीं, ठीक है, तो उसके बारे में सोचना ही बेकार है। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि जो भी आपकी पोस्टिंग होने वाली है मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम आपको 80% रूरल एरियाज़ में रहना है, पहाड़ों में रहना है, क्योंकि हाइड्रो प्रोजेक्ट आपके होते ही पहाड़ों में है। कोई पोस्टिंग आपकी सॉफ्ट होगी, कोई अच्छी लोकेशन पे होगी, ठीक है, कहीं फैसिलिटीज़ अच्छी होंगी, कहीं बेकार होंगी, ठीक है। लोकेशन टू लोकेशन, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट आपकी फैसिलिटीज़, अकोमोडेशन, ये सारी चीज़ें वेरी करती रहेंगी। ऑन एन एवरेज आपको जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हैं, वर्किंग कंडीशन में है, वहाँ पर आपको अकोमोडेशन वगैरह फैसिलिटीज़ वगैरह सब अच्छी मिलेंगी। आप अपनी फैमिली को भी वहाँ रख सकते हैं, स्कूलिंग होती है, मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह सारी चीज़ें होती हैं। जहाँ भी एनएचपीसी अपना प्रोजेक्ट बनाता है वहाँ पर वो टाउनशिप डेवलप करता है और वो टाउनशिप अच्छी होती है, ठीक है, वहाँ पर ऑलमोस्ट आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, आप अपनी फैमिली को वहाँ साथ में रख सकते हैं। और बात रही लाइफस्टाइल की, ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, क्योंकि सैलरी आपकी सही होती है, आप जैसे चाहें वैसे खर्च करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनएचपीसी जेई का लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर। अगर हम क्वेश्चन पेपर के लेवल की बात करें, जो लास्ट टाइम एग्जाम्स हुए थे उसमें क्वेश्चन पेपर का जो लेवल था जेई में वो डिप्लोमा लेवल का ही था, मतलब एसएससी जेई में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पूछे गए थे। कुछ न्यूमेरिकल्स थे जो वन लाइनर की तरह थे, पुट दी वैल्यू गेट दी आंसर, अगर आपको फॉर्मूले पता है, ठीक है। बाकी डायरेक्ट रिलेशंस पे क्वेश्चन थे कि किसके बढ़ने से क्या कम होता है, और हर टाइप के क्वेश्चन थे जो एक किसी भी एसएससी जेई एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो हम कहें कि हाँ वो डिग्री वाले के लिए था लेकिन डिप्लोमा लेवल में डाल दिया। हर एक क्वेश्चन डिप्लोमा लेवल के सिलेबस से ही था। होप सो इस बार भी ऐसा ही होने वाला हो। अगर कुछ इसके अलावा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन जाता है तो उसके लिए भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया वो क्वेश्चन सबके लिए होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीव्स। लीव्स कितनी होती हैं? ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करता है। अगर आप कॉर्पोरेट ऑफिस में हैं तो उसकी कंडीशन अलग है, और अगर आप साइट पे पोस्टिंग है या किसी वर्किंग प्रोजेक्ट में पोस्टिंग है तो उसकी कंडीशन अलग है। अगर मैं बात करूं लीव की, मैं प्रोजेक्ट की बात करता हूं जहां 99% आपकी पोस्टिंग होने वाली है, तो वहाँ पर सीएल आपको 12 मिलती हैं, 2 ओएच मिलती हैं, ल्यू लीव मिलती हैं एलएल जिसे बोलते हैं 16, एसएएल मिलती हैं 8, एचपीएल मिलती हैं 10, ईएल मिलती हैं 30, और नॉर्मल संडे आपके ऑफ होते हैं। साथ में हॉलीडे जो होती हैं 20 मिलती हैं, दिवाली दशहरा वगैरह साल में कोई भी 20 छुट्टियाँ आप का डिपार्टमेंट आपको बता देगा कि ये 20 छुट्टियाँ हैं। इसके अलावा ये 20 छुट्टियाँ जो होगी वो डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा, और बाकी जितनी भी ये छुट्टियाँ मैंने बताई हैं ये आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। एचपीएल और ईएल आपकी जुड़ जाएंगी अगर आप नहीं लेंगे, और बाकी छुट्टियां अगर आपने नहीं ली तो वो लैप्स हो जाएंगी। जो सेशन चलता है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक चलता है। ये छुट्टियां आपको इसी बीच में लेनी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चंस फ्रॉम ऑटोकैड। ऑटोकैड एक आपकी प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन है, इससे स्पेशली कोई क्वेश्चन आएगा मैं मुझे नहीं लगता है, और इसका रोल भी सिर्फ इतना वो होने वाला है। अगर इंटरव्यू होता तो इसका रोल हो सकता है ज़्यादा होता है। अब जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग ऑटोकैड का कोई खास रोल नहीं है। अगर 63 सीट्स हैं सपोज आपकी, तो 63 वाली सीट पे अगर दो बंदे क्लैश कर रहे हैं, दो लोगों के मार्क्स, तो वहाँ पर अगर किसी के पास ऑटोकैड है तो हो सकता है प्रेफरेंस मिल जाए। तो ऑटोकैड की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन करने की ज़रूरत है। आप अपने नॉर्मल सिलेबस को अच्छे से करें। कोई भी टॉपिक आपको छोड़ने का या कोई भी सब्जेक्ट अगर आप छोड़ने का प्लान कर रहे हैं तो मतलब आप अपना सिलेक्शन छोड़ रहे हैं। टेक्निकल में 140 क्वेश्चंस हैं, 10 से 12 सब्जेक्ट होते हैं। ऑन एन एवरेज आपको 10 से 12 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से आएंगे। एक सब्जेक्ट से छोड़ना मतलब आप 12 क्वेश्चन पीछे चले गए हैं, मतलब सिलेक्शन से आप बहुत दूर चले गए हैं।
आप उस सब्जेक्ट के डेप्थ में नहीं जा सकते तो एटलीस्ट उस सब्जेक्ट को ऊपर ऊपर से पढ़ के उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करके जाना, अगर आपको सिलेबस चाहिए। ये मतलब ये मेरी एडवाइस है, बाकी आप अपने तरीके से तैयारी कर सकते हैं। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी वेरी कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स कितने मंथ्स की पढ़ें? मैंने एक अपने चैनल पे एक वीडियो डाला हुआ है एसएससी जेई प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के नाम से। उसमें हर गवर्नमेंट एग्जाम में नॉन टेक्निकल पार्ट कैसे पढ़ा जाता है उसके बारे में मैंने बात करी है। इस क्वेश्चन के लिए आप उसे रेफ़र करें, और इवन किसी भी एग्ज़ाम के लिए वो वीडियो मैंने बहुत ही डिटेल में बनाया हुआ है। अगर आप उस वीडियो को समझ गए, आपने इतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली उस वीडियो को लेके, तो शायद आपका सिलेक्शन कई महीने जो डिले होने वाला था वो बच जाएगा। अगला क्वेश्चन है जेई वर्किंग आवर्स। अगर आपका किसी कंस्ट्रक्शन मतलब कमीशन प्रोजेक्ट में आपकी पोस्टिंग है, सपोज पावर हाउस में आपकी पोस्टिंग होती है, तो आपकी शिफ्ट में ड्यूटी लगती है। शिफ्ट में ड्यूटी से मतलब है आपको 2 दिन अलग बुलाया जाएगा, 2 दिन अलग टाइमिंग होगी, 2 दिन अलग टाइमिंग होगी, 2 दिन की फिर छुट्टी होगी, मतलब 4 स्लॉट आपके चलेंगे। ये स्लॉट्स की टाइमिंग जनरली होती है, एक एक स्लॉट जो आपका 2 दिन का होता है उसकी एक टाइमिंग होती है रात को 8 बजे से सुबह 8 बजे तक। एक स्लॉट की टाइमिंग होती है सुबह 8 से लेकर दोपहर के 2 बजे तक। एक स्लॉट की टाइमिंग होती है दोपहर के 2 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक। और चौथा स्लॉट जो होता है 2 दिन का, वो होता है आपका ऑफ। और अगर आप किसी नॉर्मल साइट पे पोस्टिंग है जहाँ आपका कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है, वहाँ आपकी 10 बजे से लेकर 5:30 बजे तक की ड्यूटी होती है। सैटरडे आपका ऑफ नहीं होता है, संडे आपको ऑफ मिलता है। और ज़रूरत पड़ने पे आपको, अगर आप वहाँ पोस्टेड हैं, आपकी ज़रूरत है तो आपको बुलाया जा सकता है। और आप जेई कैडर में हैं, अगर आपको संडे को बुलाया जाता है तो आप वो छुट्टी आप क्लेम कर सकते हैं आगे चल के। प्रमोशंस जो हैं S1 से S2, S2 से S3, S3 से S4, उसके बाद जाके आप एग्जीक्यूटिव कैडर में एंटर करेंगे। ये जो सैलरी वाइज मैं कहूँ, मतलब ऑलमोस्ट आप मान के चलो 10 से 12 साल आपको एग्जीक्यूटिव कैडर में आने में लगते हैं। प्रमोशन कंपैरेटिवली स्लो होते हैं पीएसयू में। इवन बाहर भी आप डेज में जाएंगे तो प्रमोशन स्लो ही होते हैं। कुछ ही डिपार्टमेंट हैं जहाँ प्रमोशन सही हैं, अदरवाइज प्रमोशन के हालात हर जगह एक जैसे हैं जेई लेवल पे। और हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर आपका प्रमोशन होता भी है S1 से S2, तो आपका इंक्रीमेंट जो सैलरी में होता है वो खास नहीं होता, क्योंकि 3% के हिसाब से जो आप ईयरली इंक्रीमेंट ले रहे हैं वही आपका चलता रहता है। कोई बेसिक में ज़्यादा चेंजेस नहीं है। सर्विस बॉन्ड, जूनियर इंजीनियर के लिए कोई भी सर्विस बॉन्ड नहीं है, लेकिन आपको एक इंटीमेशन पीरियड देना पड़ता है डिपार्टमेंट को। डिपार्टमेंट अगर आप छोड़ना चाहते हैं, वैसे आज के टाइम में जॉब्स वगैरह है नहीं तो लोग जल्दी से छोड़ने की सोचते भी नहीं है। सपोज़ आपकी कहीं और जॉब लग गई है तो उससे पहले आपको एक इंटीमेशन लेटर देना पड़ता है, जिसमें आप 3 महीने का इंटीमेशन लेटर होता है 90 डेज़ का। अगर आप कहें कि अब मुझे 1 महीने में सर्व करूँगा उसके बाद छोड़ दूँगा, तो आप 60 दिन की सैलरी देंगे और 1 महीने सर्व करेंगे। उस 1 महीने की सैलरी आपको मिल जाएगी और 60 दिन की जो सैलरी बनती है एज अ फाइन आपको पे करनी पड़ेगी। ऐसे ही रेशियो चलता रहेगा जो भी आप दें। 90 दिन का अगर आप इंटीमेशन लेटर देंगे तो आपको तीनों महीने की सैलरी भी मिलेगी और आपको फाइन भी नहीं देना पड़ेगा। ये रेशियो उसी हिसाब से चलता रहेगा। अगला क्वेश्चन है एग्ज़ाम डेट टू जॉइनिंग डेट ड्यूरेशन। जब हमारा एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था 22 जुलाई 2018 में, और ज्वाइनिंग इन्होंने स्टार्ट कर दी थी 5 नवंबर 2018 से। तो मतलब 2.5 महीने के अंदर अंदर इन्होंने हमें ज्वाइनिंग देना स्टार्ट कर दिया था एग्ज़ाम डेट से। और अगर बात करूँ 2015 की, तो अप्रैल मई के आसपास 2015 में एग्ज़ाम हुआ था। अक्टूबर नवंबर में उन्होंने ज्वाइनिंग स्टार्ट कर दी थी। तो ज्वाइनिंग काफ़ी फास्ट है एग्ज़ाम होने के बाद, क्योंकि हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा रिटायरमेंट वगैरह हो रहे हैं एनएचपीसी में, स्टाफ की बहुत कमी है, तो ये ज्वाइनिंग वगैरह भी जल्दी ही देंगे। और इनके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी हैं अंडर कंस्ट्रक्शन, तो आप ये भी मान के चलें कि बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है आपकी चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट में पोस्टिंग की। मेरा मानना है कि कम से कम जितने भी आपके सिविल के लोग हैं 50% लोग आपको चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट में ही मिलने वाले हैं पोस्टिंग। क्वेश्चन 16 है सीनियर अकाउंटेंट पोस्टिंग। पोस्टिंग सीनियर अकाउंटेंट की भी जूनियर इंजीनियर की तरह होने वाली है। हर प्रोजेक्ट में आपकी पोस्टिंग हो सकती है, कोई स्पेशल प्रोविज़न नहीं है आपका भी, किसी की भी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 17, अकोमोडेशन प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करती है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। अगर आपका कमीशन प्रोजेक्ट है, फुल फ्लेश तरीके से प्रोजेक्ट चल रहा है, वहाँ टाउनशिप डेवलप्ड है, तो वहाँ पर अकोमोडेशन वगैरह भी बहुत अच्छी होती है। फैमिली को आप रख सकते हैं, स्कूलिंग फैसिलिटीज़ होती है, मेडिकल फैसिलिटीज़ होती हैं। आसपास आपका जो टाउन है वो भी अच्छा खासा डेवलप हो ही रहा होता है, क्योंकि एनएचपीसी अपने आप में काफ़ी एम्प्लॉयज़ होते हैं उसमें, तो उसकी वजह से डेवलपमेंट काफ़ी हो जाता है एरिया में। और आप अपने प्रोजेक्ट में रहेंगे तो आपको बहुत अच्छी टाउनशिप मिलती है।
फैसिलिटीज़ एंड सैलरी, इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया है। ये सैलरी चीज़ का पहला वीडियो था, उसमें मैंने फैसिलिटीज़ और सैलरी के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। आप उस वीडियो से फैसिलिटीज़ एंड सैलरी देख सकते हैं, हर एक चीज़ क्या क्या अलाउंस मिलते हैं, क्या पीआरपी होती है, हर एक चीज़ मैंने उस वीडियो में बताई हुई है। और अगर आपको ये वीडियो सही लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें, ताकि उन लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाए इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, और वो एक अपनी प्रिपरेशन को एक फुल फ्लेज तरीके से कर पाएँ, या फिर अगर उन्हें किसी और एग्ज़ाम के लिए फोकस करना है, उनके माइंड में कोई भी डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए। थैंक यू।